आ, कुछ और काउंटर्स आपके लिए लेकर आएंगे जहां पर इस समय कुछ मूव्स आने लगे हैं सरकारी कंपनियों में। कोल इंडिया, ओएनजीसी और 11 बजे के कार्यक्रम में मैं नोटिस कर रही थी इन स्टॉक्स में ऊपरी लेवल से कुछ कुछ कूल ऑफ आने लगा था। अब फिलहाल पिकअप है। एक बार एनटीपीसी भी रखिएगा, ये भी कुछ कैचअप करता हुआ। इनमें से कोई ट्रेड राजेश सातपुते पिछले हफ्ते की मुनाफा वसूली के बाद जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने लगा हो, जहां पर ट्रेड लिया जा सकता है? हर्षिता जी देखिए, इसमें अगर आप एक चुनना है देन डेफिनेटली वो रहेगा एनटीपीसी। और एनटीपीसी क्यों? क्योंकि एनटीपीसी में हमने देखा जब जब ये ओवरसोल्ड टेरिटरी में जाता है तब तब रैली जो है, जो रिलीफ रैलीज होती है वो शार्प होती है। तो अगर एक चुनना है देन डेफिनेटली इट विल बी एनटीपीसी। चार्ट पे वैसे अगर आप देखें तो डेली चार्ट पे उतना कन्विक्शन नहीं है, लेकिन आर्ली चार्ट पे स्विंग का कन्विक्शन आ रहा है। तो 315 के ऊपर बाय रहेगा, 313 का स्टॉप लॉस रखे। 319 पे चल रहा है फिलहाल। मेरे हिसाब से इसका जो स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट है हर्षदा जी, वो 335 का होगा। ओके, तो एनटीपीसी में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए अब थोड़ा सा आप गियर शिफ्ट करते हैं और ऑटो कंपनियों की बात करते हैं। सरकार ने दरअसल नई ईवी व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के जरिए ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अब माना यही जा रहा है कि इसका सीधा फायदा टेस्ला जैसी विदेशी कंपनियों को मिल सकता है, लेकिन इससे देश में ईवी इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा, कौन सी घरेलू कंपनियों को क्या फायदा मिलेगा, इस पर भी चर्चा करनी काफी जरूरत है। मेरे साथ इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट महंतेश सब्रत जुड़ रहे हैं और महंतेश ने सालों से दरअसल ट्रैक किया है इस पूरे इकोसिस्टम को ऑटोमोबाइल्स के। महंतेश, उस ईवी पॉलिसी को देखकर ऐसे लग रहा है कि सरकार एक थोड़ा सा ग्राउंड बना रही है कि टेस्ला जैसे बड़े प्लेयर्स भारत में आकर इन्वेस्ट करें। बट की क्वेश्चन यही है कि आप भारत में जो थोड़ा नेसेंट ही सही जो इकोसिस्टम बिल्ड होता देख रहे हैं, उसे प्रोटेक्ट किया जाएगा या फिर उसे सपोर्ट करेंगे इस ईवी पॉलिसी से? देखिए, जब जब कभी कंपटीशन आती है मार्केट में, हमने देखा है कि ऑटोमोबाइल मार्केट में जैसे जैसे नए मॉडल्स आते हैं तो वैसे वैसे मार्केट एक्सपैंड होता है। तो आज जो ईवी की मार्केट है, जो केवल डोमेस्टिक प्लेयर्स ही टैप कर रहे हैं, वो काफी कम है। अगर ग्लोबल ईवी मैन्युफैक्चरर्स इंडिया में आएंगी तो जाहिर सी बात है कस्टमर्स के चॉइसेस बढ़ेंगे एंड बहुत सारे कस्टमर्स नई ईवी गाड़ी खरीदने में अग्रसर रहेंगे। तो जो मार्केट आजकल हम देख रहे हैं 8-10 हजार कार्स का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू व्हीलर कार्स, कारों में लगभग 8,000-10,000 के रेंज में जो पर मंथ का सेल होता है, वो बढ़कर शायद दुगना हो सकता है ऐसे इस पॉलिसी से। क्योंकि कार बाइंग इंटरेस्ट जो है, जो ईवीज में है, वो काफी बड़ी लैटेंट डिमांड जिसको कहते हैं, यानी जो डिमांड अनसेटिस्फाइड वाली जो डिमांड है वो बहुत है। तो जाहिर सी बात है ये जो नई पॉलिसी होगी, ये ना केवल फॉरेन कंपनियों के लिए फायदेमंद रहेगी, अच्छी पॉलिसी है, बट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चररों के लिए ये एक नया अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है कि नए कस्टमर्स उभर कर आएंगे जिनको वो भी टैप कर सकते हैं। लेकिन कितना आपको लग रहा है ये इंटरनेशनल प्लेयर्स वाकई में भारत में आएंगे? क्या उस तरह की क्या क्या वो एक कदम आपको लग रहा है वाकई में इंटरनेशनल प्लेयर्स उठाते हुए दिखाई देंगे, स्पेशली अब की प्लेयर लाइक टेस्ला? मुझे लगता है कि आएंगी, बहुत सारी कंपनी आएंगी। इनफैक्ट नॉट जस्ट टेस्ला, इंडियन कंपनियों ने काफी सारी कंपनियों ने जेवीज बनाई हुई है केवल ईवी के लिए। तो उन जेवीज में भी इन्वेस्टमेंट्स होगी एंड थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी होगा उनमें, तो इंपोर्टेड व्हीकल्स आएंगी। तो ना केवल टेस्ला बल्कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर जिनकी जो जेवीज बनी हुई है या फ्यूचरिस्टिकली बनेंगी भी, उनके लिए फायदेमंद रहेगा और काफी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होगा। आप ये देख लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट लेवल है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, वो $500 मिलियन का है, वो काफी कम है फॉर एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। जब आप जनरली देखते हैं कि कोई ग्रीन फील्ड ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कोई करता है जिसको प्रॉफिटेबल वॉल्यूम, अच्छे ब्रेक इवन वाली कैपेसिटी बनानी पड़ती है, तो वो लगभग 10,000 करोड़ के ऊपर होती है। तो मेरा मानना है कि ये जो इन्वेस्टमेंट लेवल $500 मिलियन रखा है, यानी लगभग
4,200 करोड़ के आसपास, ये काफी लो है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट थ्रेशोल्ड, एंड देयरफॉर द ब्रेक इवन वॉल्यूम्स आल्सो उनकी काफी कम रहेंगी। ओके। अच्छा महेंद्र जी, अभी तो बात हुई जैसे आई मीन फ्रंटलाइन कंपनियां जो कि ऑटो निर्माता हैं, ईवी, क्या प्रतिस्पर्धा मिलेगी, क्या कंपेटिटिव एनवायरनमेंट उनको मिलेगा टेस्ला के भारत आने पे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको करीब करीब अगले 5 सालों में 50% सामान घरेलू मार्केट से लेना है, सिंस ये जितना भी हम डिस्कशन कर रहे हैं महेंद्र जी, ये हम इक्विटी मार्केट के प्रोस्पेक्टिव से कर रहे हैं कि भाई किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं होगा, किसको चैलेंजेस मिलेंगे। स्पेशली ईवी एंसिलरी कंपनियां, आपको कितना बड़ा पुश लगता है ये उनके लिए, क्योंकि पिछले 2 साल में उनको बेनिफिट मिला भी है, बट एग्जैक्टली इस पॉलिसी में एंसिलरी कंपनियों के लिए, ईवी एंसिलरी कंपनियों के लिए कितना बड़ा आई थिंक थ्रस्ट मिलेगा आपके मुताबिक? अब देखिए, अनलाइक आइस इंजन जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां होती है, जिसमें इन्वॉल्व मैन्युफैक्चरिंग होती है, एंड आपकी जो वेंडर बेस होती है, सप्लायर बेस होती है, वो बहुत बड़ी होती है। एक एक गाड़ी बनाने में लगभग 8,000, 10,000 पार्ट्स लगते हैं। बट ये ईवीज में इनकी द रिक्वायरमेंट ऑफ पार्ट्स एंड द वेंडर बेस बहुत छोटी होती है। जाहिर सी बात है कि ईवी में सबसे बड़ा कॉस्ट कंपोनेंट ये केवल ड्राइव ट्रेन होता है, बैटरी ड्राइव ट्रेन वाली होती है, यानी बैटरी मोटर से जो आप गाड़ी चलाते हो तो उसके ऊपर रहता है, एंड देन देयर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कंट्रोल यूनिट। सो ये 3 बड़ी चीजें होती हैं गाड़ी में, जिसका वेंडर डेवलपमेंट ना के बराबर होता है, क्योंकि देयर आर ओनली ग्लोबली फ्यू मैन्युफैक्चरर्स ऑफ दिस, एंड जनरली जो कोई मैन्युफैक्चर होता है वो ये तीनों यूनिट्स अपनी खुद बनाते हैं। तो वेंडर बेस में इनका योगदान काफी कम रहेगा। तो रहा सवाल बाकी जो 50% वाली कंपोनेंट्स होती है, वो ज्यादातर नॉर्मल किसी गाड़ियों में भी जाती है, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों में भी जाती है। वो वाली किस्म की होती है, टायर कहीं है, ग्लासेस कहीं है, वायरिंग कहीं है, या कुछ डैशबोर्ड रिलेटेड कंपोनेंट्स कहीं है। तो इन सारी कंपोनेंट्स में तो रेगुलर वेंडर बेस इंडिया में तो है ही है। उनके लिए केवल ये एक इंक्रीमेंटल काइंड ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ या नया कस्टमर मिलने वाला है ना। मुझे नहीं लगता है कि कोई इंडिया में जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड वाली ऑटो कंपोनेंट कंपनी, उनके लिए कोई बड़ा सा बिग वॉल्यूम किकर आने वाला है इस नए पॉलिसी से। सो नए मैन्युफैक्चरर जो आएंगी उनके लिए वेंडर बेस बहुत छोटा रहेगा, एंड इंडियन वेंडर बेस का कंट्रीब्यूशन टू दैट कुड बी वेरी मिनिमल। उनका कुछ ज्यादा रोल नहीं रहेगा। ओके। अच्छा एक और चीज़ महेंद्र जी आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जितना काम ईवी पे टाटा मोटर्स ने किया है, उसके वनस्पत एमएनएम, क्योंकि वो अभी भी हाइब्रिड में मौजूद हैं, और मारुति ने क्या उतना काम कर पाए हैं, और स्पेशली टाटा मोटर्स डेडिकेटेड तौर पे नेक्सॉन से अगर आप देखें इस पूरे मार्केट को कैप्चर कर रहा है। अभी एमएनएम की और मारुति की कितनी तैयारी है ईवी के लिए, फुल फ्लैज ईवी के लिए आपके मुताबिक, अगर मैं 4-5 लीडिंग कंपनियों को कंपेयर करूं तो? देखिए, ये ईवी में एंटर करना फॉर सच मैन्युफैक्चरर्स लाइक महिंद्रा और इवन मारुति काफी इजी रहेगा, क्योंकि ऑन वन साइड आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी ऑलरेडी इन अ वे है। आपको केवल थोड़ा सा डेवलपमेंट करना है, नए मॉडल्स की ब्रांडिंग करने पड़ेगी, और आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो उनके लिए नए मॉडल्स लाना इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल चैलेंज जो है, वो मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा चैलेंज है। ऊपर से आप जेवी भी फॉर्म कर सकते हो एंड गेट अदर मॉडल्स इनटू इंडिया। आप केवल डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट भी कर सकते हो फॉर अदर मैन्युफैक्चरर एज वेल। वी हमने देखा है कि मारुति की जेवी टोयोटा के साथ भी है, हमने देखा है कि महिंद्रा की जेवी अभी फोक्सवैगन के साथ भी है। तो मल्टीपल जेवीज भी हो सकती हैं इन कंपनियों के लिए, और नए बिजनेस एवेन्यूज ऑन द ईवी साइड मिलेंगी, बोथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एज वेल एज ऑन द मार्केटिंग साइड। तो मुझे नहीं लगता ये कोई बड़ा चैलेंज है
टाटा मोटर का जरूर मैं कहूंगा कि उनके लिए ये एक तरह से फर्स्ट मूवर एडवांटेज रहा है। बट आप देखोगे तो नेक्सॉन प्योर ईवी व्हीकल पहले पहले से नहीं बनी हुई थी। पहले तो वो पेट्रोल वाली गाड़ी थी, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी थी। तो यानी आइस इंजन वाली गाड़ी थी। उन्होंने ईवी एडेप्टेशन कराया है नेक्सॉन का, और उनके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की वजह से काफी अच्छी तरह उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है। मेरा ये मानना है कि जैसे जैसे नए ब्रांड्स भी आएंगे, ओवरऑल ईवी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बढ़ेगी। एंड बहुत से कस्टमर जो फेंस सिटर्स होते हैं, जो ईवी व्हीकल खरीदना चाहते हैं पर थोड़ा सा डर सा रहता है कि आगे क्या ये व्हीकल अच्छी रहेगी, मुझे चार्जिंग नेटवर्क मिलेगा, रेंज एंजाइटी होती है, ये सब जो डर बना हुआ रहता है, या फेंस सिटर्स के लिए जो डिसीजन नहीं ले पाते ईवी खरीदने की, वो जब नए मॉडल्स आएंगे, नए चॉइसेस मिलेंगे, उनके लिए काफी आसान होगा टू रियली जंप इनटू बाइंग एन ईवी। तो मार्केट एक्सपैंड तो जरूर होने वाला है। तो मारुति महिंद्रा के लिए बड़ा सा चैलेंज नहीं लगता मुझे ईवी मार्केट में एंटर होने में। आप अगर महंतेश एक कॉल लेना हो, एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट एडवाइस देनी हो अमंग्स दीज ईवी मैन्युफैक्चरर्स, ओईएम और ऑटो एंसिलरी, किस तरफ आप ज्यादा रुझान रखना चाहेंगे पोजीशन लेने का? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के लिए ये कोई बड़ा केकर तो मुझे नजर नहीं आ रहा है। रहा सवाल ओई मैन्युफैक्चरर में, दरा जेवीज जो कंपनियों ने फॉर्म की हुई, टाटा मोटर ने भी फॉर्म की हुई है जेवी ईवी के लिए, महिंद्रा की भी है, और शायद कल मारुति भी कुछ ना कुछ पॉलिसी अनाउंसमेंट्स कर देंगे इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल ईवी साइड बिजनेस। तो बेहतर यही रहेगा कि आप बड़े ईवी बड़े कंपनियों के साथ रहे। आपका निवेश जो रहता है स्टॉक मार्केट्स में, जो नॉन प्रूवन वाली कंपनियां हैं, जैसे ये बड़ी कंपनियां हैं, उनमें रहना बेटर रहेगा फ्रॉम, एंड इट इज वेरी सेफ। अदरवाइज ईवी पॉलिसी में जो नई गाड़ियां भी आएंगी, उनके लिए तो स्टॉक मार्केट में कोई डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्ले तो मिलने नहीं वाला है। तो मेरा ये मानना है कि लेट्स वेट फॉर कोई स्ट्रैटेजिक अनाउंसमेंट होती है मारुति की, या कोई नई दूसरी अनाउंसमेंट्स होती हैं महिंद्रा एंड टाटा मोटर की तरफ से, टू टेक एडवांटेज ऑफ ये जो नई पॉलिसी का लाभ उठाना चाहेंगे। तो उस अनाउंस के पश्चात आप देख सकोगे कि कहीं ना कहीं नया वैल्यू उभर कर आ रहा है या नहीं इन स्टॉक्स में। महंतेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, नए कुछ करार बनेंगे तब एक आइडिया आएगा कि कहाँ पर किसको क्या कितना पोटेंशियल मिल रहा है, और उस पर्सपेक्टिव से आप ट्रेड ले सकते हैं। बहरहाल मारुति करीब करीब 1% ऊपर ट्रेड करता हुआ। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो अपस्टॉक्स ऐप आपके लिए बेहतरीन रहेगा। इस ऐप जो कि रतन टाटा के द्वारा फंडिंग है, इस ऐप में ऐसा फीचर्स मिलता है जो कि एडवांस फीचर मिलता है, जो कि आपको इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में फायदा रहेगा। इसके साथ आप किसी को रेफर करते हो तो पर रेफर आपको 100 से लेकर 1000 रुपीज मिल सकता है। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपस्टॉक्स ऐप एंड आप इंट्राडे या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं।